नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स, जहां पे हम हर दिन करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज है 26 तारीख और हम ले आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और मिनिस्ट्री वेबसाइट से। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दोज पीडीएफ्स, यहां पर हम उसी का एनालिसिस पार्ट देखेंगे, समझने वाला पार्ट देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हम जो लोग पहले से हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, पहले हम एमपी की खबरें देखते हैं, फिर हम नेशनल खबरें देखते हैं, और तीसरे पार्ट पे एमसीक्यू रहता है जो आपको सॉल्व करना रहता है। और टेलीग्राम पे इसके आंसर्स तो इसी में मिल जाते हैं, आपको आंसर्स के साथ डिस्क्रिप्शन भी मिलता है। तो डेली बेसिस पे अगर आप हमारा डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ी चीज है, आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आखिरी मोमेंट तक बैठे रहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट वो स्पीडी कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूं, डेली करंट अफेयर्स डेली होता है, वही आपकी क्वालिटी बनाता है, वही आपको एक ऑफिसर क्वालिटी देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022। देखो, सबसे पहली चीज स्किल रिपोर्ट ये बताती है मेल फीमेल, ठीक है, के हिसाब से कौन कितना एम्प्लॉयबल है, जगह के हिसाब से कौन कितना एम्प्लॉयबल है, यानी कितनी क्षमता है उनमें काम करने की। तो अगर देखा जाए पिछले साल के हिसाब से, पिछले साल 45.97% 45.97% लोग यूथ में से, देखो समझो क्या होता है, अगर 100 लोग हैं उनमें से 20 बच्चे हैं, 20 बूढ़े हैं यानी 60 के ऊपर हैं, 20 पढ़े लिखे नहीं है, जो भी हो, तो कुल मिला के 40 लोग ही होंगे जिनको काम मिल सकता है। इन 40 में से अगर 20 लोगों को काम मिल रहा है, इस टोटल 100 में से 20 लोगों को काम मिल रहा है, तब भी हम बोलेंगे 50% एम्प्लॉयबिलिटी है। तो एम्प्लॉयबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझो, पूरे भारत को नहीं जोड़ा जाता। अगर हम बोलते हैं 50% लोग एम्प्लॉयड हैं, तो उसका मतलब होता है जो काम कर सकते हैं उनमें से 50% एम्प्लॉइज हैं। मतलब अब 18 के नीचे वाले बच्चे होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे, कुछ मतलब अलग होंगे, ठीक है। तो इस एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब समझिए, तो जितने लोग एम्प्लॉयबिलिटी की मार्क के ऊपर आते हैं उनमें से 45.97% लोग एम्प्लॉयड थे पिछले साल। इस साल ये नंबर बढ़ के 48.7% हो गया है। अच्छे दिन, ठीक है, याद रखना। सेकंड नंबर पे क्या आता है, देखो मेन चीज ये है जो आपको मेंस में काम आएगी। कोई नहीं पूछेगा कि क्या है, मेंस में आप ये लिखोगे ना, तब आप बताओगे कि यूथ के लिए काम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में काम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में जो स्कीम्स आई थी वो काम कर रही है, मनरेगा जैसी स्कीम्स काम कर रही हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे इंडिया में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स हैं, पूरे इंडिया में जो लोग काम कर सकते हैं उनमें 67% मेल है और 33% फीमेल है। लेकिन अगर आप काम करने वालों को देखोगे तो 52% फीमेल्स, मतलब जो टोटल, जैसे अगर मान लो 100 लोग हैं तो 67 मेल है, 33 फीमेल है। लेकिन इस 33 में से 52% फीमेल्स को काम मिल रहा है। 52% फीमेल्स को काम मिल रहा है, मतलब 17 लोगों को काम मिल रहा है। और मेल्स में 46% लोगों को काम मिल रहा है, मतलब कि 31 लोगों को काम मिल रहा है। समझ रहे हो, ये फर्क होता है, बस इतना ही फर्क है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैक्सिमम एलिजिबल वुमेन फॉर जॉब इज इन मध्य प्रदेश। बाकी भी स्टेट्स में है, ठीक है। अगर आप देखोगे तेलंगाना, कर्नाटका में भी है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, चलो, तेलंगाना और कर्नाटका में भी है, ठीक है, बट मध्य प्रदेश इसमें काफी ज्यादा आया है। और इसी वजह से मध्य प्रदेश में एम्प्लॉयबल लड़कियां ज्यादा है, मतलब जो काम कर सकती हैं लेकिन एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब काम मिल नहीं रहा है। काम करने की क्षमता है लेकिन काम मिल नहीं रहा है। एम्प्लॉयबल वुमेन की बात हो रही है, जो काम कर सकती हैं, जो काम कर सकती हैं, ठीक है, काम मिला नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ध्यान से देखोगे आप तो अच्छा खासा सेक्शन फार्मा इंडस्ट्री में विमेन्स का रहता है। विमेन पे बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, ठीक है।
अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरला, इनमें मर्दों को ज्यादा मिला। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में विमेन को ज्यादा एम्प्लॉयबल है, ऐसे ही कुछ स्टेट्स हैं जिनमें मेल ज्यादा एम्प्लॉयबल है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, यही था जो था मेन। ठीक है, हाँ, ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी हैं। अगर सबसे ज्यादा जॉब डिमांड की बात की जाए तो महाराष्ट्र सबसे आगे आता है, ये आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यूथ एलिजिबल है जॉब करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। मेन चीजें यही है। और अगर एक जगह की बात की जाए तो हुबली करके जो जगह है कर्नाटका में, यहां पर हुबली, ठीक है, हुगली नहीं बोला है, हुगली वेस्ट बंगाल में, हुबली कर्नाटका में है। ठीक है, तो इसीलिए हुबली करके जो जगह है वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 22 से 25, ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज जो है वो यही है कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, विमेन को काफी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है मध्य प्रदेश में, और ये डेटा आपको याद रखना है मेंस के लिए। ठीक है, अगली एक अच्छी रिपोर्ट आई है। हाँ, जैसे स्मार्ट सिटी थी, ऐसे ही न्यू सिटी का कॉन्सेप्ट आया है। न्यू सिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं यहां हूं तो मेरे लिए मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, जो भी बेसिक चीजें हैं उनके लिए गाड़ी का यूज ना करना पड़े, इतनी पास हो। समझ में आया? न्यू सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू सिटी वो जगह होगी जहां पे आपको सारी जो जरूरत की चीजें हैं वो आप पैदल चल के पूरी कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? एक तो ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए गाड़ियों का यूज नहीं कर रहे हैं। सेकेंड टू दैट ये रहेगा, टाइम बचेगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है। स्मार्ट सिटी का पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, अब न्यू सिटी करके एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। न्यू सिटी के लिए 3 लोकेशन सिलेक्ट हुई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पीथमपुर धार, एरो सिटी देवास और स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सादा इन ग्वालियर। ठीक है, इन तीनों में से एक जगह सिलेक्ट की जाएगी जो न्यू सिटी के लिए डेवलप करेगी। अच्छा, ये न्यू सिटी का प्रोजेक्ट क्या है? तो प्रोजेक्ट समझ लो, 1000 करोड़ में एक न्यू सिटी बनाई जाएगी और टोटल 8000 करोड़ 8 न्यू सिटीज बनाने के लिए एलोकेट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को। ठीक है, ये याद रखना आप, 1000 करोड़ एक सिटी, 8000 करोड़ टोटल बजट। मध्य प्रदेश में एक लोकेशन है, यही मेन है। ठीक है, बस मेन आ गया, 1000 करोड़ भी हो गया। ये बेसिकली दिल्ली और चंडीगढ़ के बेसिस पे होंगी। मेनली तो सारी चीजें कवर्ड अप हो गई। अब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो 7 जगह पे स्मार्ट सिटी है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना। इन चारों को मैंने ग्रीन से क्यों किया है? क्योंकि जबलपुर, भोपाल और इंदौर ये मेन स्ट्रीम सिटीज में आ रही हैं और मेन स्ट्रीम सिटीज की वजह से इनमें डेवलपमेंट हो रहा है। और सरकार का मानना है कि 95% डेवलपमेंट हो चुका है और आने वाले कुछ समय में 95% प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाले 4 से 5 महीनों में ये कंप्लीटली स्मार्ट सिटीज बन जाएंगी। कंप्लीटली स्मार्ट सिटीज बन जाएंगी आने वाले 4 से 5 महीनों में। ठीक है, बट कौन कौन सी सिटीज मध्य प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटीज के अंदर है वो पता होना चाहिए आपको। न्यू सिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कितना पैसा मिल रहा है? 1000 करोड़ हो गए यहाँ, 1000 करोड़। टोटल बजट कितना है? 8000 करोड़। ये सब लिख लेना, मैंने तो पढ़ा ही है, मैं आपको रीड आउट करके नहीं समझाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई रीड आउट करने से ना क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। आई होप आपको आवाज आ रही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। समीर कामत ये डीआरडीओ के चेयरमैन बने हैं। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रीलिम्स, स्कोर कट प्रीलिम्स न्यूज, क्योंकि ये आती जाती है। तो समीर कामत जो है वो पहले मतलब सेक्रेटरी डीआरडीओ बने हैं और अब वो पहले यही थे, अब चेयरमैन भी बन गए डीआरडीओ के। ये आपको पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए। इसके पहले जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन थे, ये पता होना चाहिए। बस प्रीलिम्स के लिए इतना ही है। ठीक है, अब क्या है कि अब ये जो जी सतीश रेड्डी है ना, ये साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, जी सतीश रेड्डी पहले डीआरडीओ में थे, अब साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर हैं और इनकी जगह समीर कामत आए हैं।
ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम मिलिट्री स्कूल्स द हाईएस्ट फीमेल ऑफिसर्स ऑफ नेवी, ये विमेन सेक्शन में आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। 92 साल बाद, ठीक है, गर्ल्स कैडेट हैव बीन एडमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एस्टैब्लिश्ड इन 1930 अजमेर। इसके पहले हमने अपने यहाँ भी देखा था, जो सैनिक स्कूल था, सैनिक स्कूल में भी विमेन की एंट्री अलाउ कर दी गई थी, ठीक है। सैनिक स्कूलों में भी विमेन की एंट्री पिछले कुछ बैचेस से अलाउ की गई है, ठीक है। ये मेन चीज है। और देखो, पहली जो स्टूडेंट थी वो अनवर अली खान थी, पहला, ठीक है। और इसको इस उपलक्ष्य में कौन मौजूद थी? रियर एडमिरल आरती सरीन, द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम ऑफिसर ऑफ नेवी कमांडिंग मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये एएफएमसी से होंगी, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, ये पुणे में है। एंड दिस इज द ओनली कॉलेज जहां से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में डॉक्टर्स घुसते हैं। एमबीबीएस जैसे एम्स होता है ना, वैसे ही एएफएमसी इज अ वेरी 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 यू कैन से वेरी प्रोमिनेंट कॉलेज, ठीक है। और जो झंडा था ना वो ऋतु यादव ने संभाला, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। मेन जो है वो यही है, अनवर अली खान, ठीक है, न्यूज है। मैं तो देखो इसको प्रीलिम्स की नजरों से नहीं देखूंगा, मैं मेंस की नजरों से देखूंगा, इसलिए इसको इतना रट नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। वेरा समीर कामत रट लेना चाहिए आपको। CUET क्या होता है समझो, इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा एग्जाम लिया जाएगा जिसका नाम है UECT। बाद में इसमें नीट को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो UGC चेयरमैन M जगदीश कुमार, इन्होंने बोला है 2024 से इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी के जो एडमिशंस है वो कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET से लिए जाएंगे। अभी इसमें जैसे नीट और जेई में 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अभी जो होता है, अभी इंजीनियरिंग के लिए जेई होता है, जेई मेंस, जेई एडवांस, लेकिन इसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं, 27 डोमेन, 33 लैंग्वेजेस, ठीक है, और एक जनरल टेस्ट भी है। तो आप समझिए कि जरूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग में ही घुसने के लिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए अगर आपको टेस्ट देना है तो आपको CUET देना पड़ेगा। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा, ठीक है। एक यही है बस, उसके अलावा मेन चीज कुछ भी नहीं है। मेन चीज ये पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए पता होनी चाहिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। क्योंकि देखो, हर स्टेट अपना एग्जाम लेती है, क्वालिटी अलग हो जाती है, क्योंकि इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, हर टेस्ट अलग रहता है। तो क्यों ना एक टेस्ट बनाया जाए और फेयर प्ले अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है। ये कोई काम की न्यूज नहीं लगी थी मुझे ये आपके MPPSC के लिए। गुस्सा हो गए क्या? ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी चीज है, चाइनाज मिलिट्री दैट कैरिड आउट मल्टीपल ट्रांसग्रेशन अक्रॉस LAC in 2020 हैज नाउ साइटेड द सेम पैक्ट्स टू द ऑब्जेक्ट टू अपकमिंग इंडिया US एक्सरसाइजेस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दैट द इंडिया US एक्सरसाइज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सिचुएशन एट LAC। ये सब कुछ भी नहीं है यार, चलता रहता है। आपको बस ये पता होना चाहिए, ये नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है US और इंडिया के बीच, बस नाम से समझ में नहीं आएगा युद्ध अभ्यास, बट पता होना चाहिए। इस बार ये उत्तराखंड में हो रहा है, हाई एल्टीट्यूड एक्सरसाइज है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए। अच्छा, मजेदार बात क्या आ गई है, अगली न्यूज बहुत मजेदार है, अगली न्यूज बहुत मजेदार है, ठीक है। अगली न्यूज क्या कहती है, इंडिया ने आज तक ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं किया है। अरे समझो, इंडिया रशिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोलता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर परमानेंट होते हैं, JUICE, ठीक है, चाइना नहीं होता इसमें, कनाडा ही है, ठीक है। और 10 मेंबर टेम्पररी होते हैं, इन 10 मेंबर्स में इंडिया भी है, ठीक है। तो यही लिखा गया, पहली बार इंडिया ने वोट किया रशिया के अगेंस्ट ड्यूरिंग प्रोसीजरल वोट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। 15 मेंबर बॉडी होती है, ये आपको पता चल गया है। इंडियाज फर्स्ट वोट, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज वोटेड अगेंस्ट रशिया ऑन द इशू ऑफ यूक्रेन। टिल नाउ इंडिया हैज एब्सटेन्ड,
मतलब अभी तक इंडिया कुछ नहीं बोलता था यूक्रेन के बारे में यूएनएससी में, जो क्रिटिसाइज करे रशिया को, लेकिन पहली बार ये हुआ है। लेकिन रशिया भी जानता है कि यार इंडिया को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा वरना बाकी देशों से इंडिया के खराब हो जाएंगे। तो ऐसे में हमारे और रशिया के रिलेशंस खराब नहीं हो रहे, बिकॉज रशिया ऑल्सो नो दैट। ठीक है, रशिया से हमने बहुत डिफेंस भी खरीदा है, ऑयल भी खरीदा है, सब सही चल रहा है रशिया के साथ, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तो हमें यूनाइटेड नेशंस में बोलना पड़ेगा ओ गलत किया। ठीक है, ये एक मेजर चीज थी। ठीक है, यहां पे ये देख लो मेजर चीज क्या है, हेडक्वार्टर देख लो इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, फिर परमानेंट हेडक्वार्टर अभी यह लंदन में चल रहा है। फर्स्ट सेशन 17 जनवरी 1946 को हुआ था, 17 जनवरी 1946 को हुआ था। ठीक है, मेन चीज तो यही थी, बाकी तो कुछ नहीं है। लोकेशन पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क में था, जो आपका परमानेंट हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, और पहली मीटिंग 17 जनवरी 1946 को हुई थी। हाँ देखो अभी क्या हुआ है, बहुत सारी जगह पर जैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता था ना, अब बहुत सारी जगह 3 डेज ऑफ का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, और इसी के पहले लेबर लॉज को बढ़िया करने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया था। लास्ट ईयर 29 लेबर लॉज थे, उनको मिला के सिंपल करके ताकि सब समझ पाए 4 लॉज बना दिए गए थे ताकि सब समझ पाए, और अभी भी यही हुआ है। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली सेड सेंटर हैज टेकन इनिशिएटिव टू अबॉलिश लॉज फ्रॉम द पीरियड ऑफ स्लेवरी। कहां गया स्लेवरी? ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट स्लेवरी मेंटालिटी की काम करो मजदूरों की तरह काम करो। इसके रिस्पेक्ट में फैक्ट्रीज एक्ट 1881 और 1891 आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या नियम आए थे। इनमें ये नियम आए थे कि एटलीस्ट आपको 1 घंटे का ब्रेक देना है रोज, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, महीने में 4 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, बच्चे इतने घंटे काम करेंगे, बच्चे 9 घंटे काम करेंगे, महिलाएं 11 घंटे काम करेंगी, महिलाओं को 2 घंटे का ब्रेक देना जरूरी है। ये सारे नियम 1881 के पहले नहीं थे। मतलब लॉर्ड रिपन थे उस समय, लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने ये नियम लेके आए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए, हिस्ट्री की क्लास में आपको पढ़ा देंगे। करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ भी न्यूज नहीं है इससे रिलेटेड, बस प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है इसलिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद इंडिया और बांग्लादेश रिवर वाटर पे डिस्कस करेंगे। हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, कुशियारा नदी पे इनका डिस्कशन होने वाला था। ठीक है, कोई बड़ी न्यूज है ही नहीं यार, ये मतलब ये होती रहती हैं, इसमें कोई सवाल नहीं बनेगा। बट हाँ, मेंस के लिए आप लिख सकते हो कि अच्छे रिलेशंस करने के लिए आपको रिवर डिस्प्यूट सुधारने की जरूरत है। जैसे इंडिया बांग्लादेश कुशियारा नदी पे जो डिस्प्यूट है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा पे है, तीस्ता पे है, इनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल की तरह आप लिख सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। पता होना चाहिए इंडिया बांग्लादेश में क्या चल रहा है देश में, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये भी एक चीज हुई थी कि उन्होंने बोला था तीस्ता के ऊपर भी हमें बात करनी है, तो इंडिया ने बोला ठीक है कर लो। 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल, हाँ नेपाल का एक सवाल है कि 1947 में एक अग्रीमेंट हुआ था, ब्रिटिशर्स ने उसको मीडिएट किया था नेपाल और इंडिया के बीच, जिसमें इंडियन आर्मी में गोरखास की एंट्री हुई थी। पहले भी थे गोरखास, बट गोरखास को फॉर्मली यहां पर एंट्री देने की बात की गई थी। बट जब से ये अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आया है, इन लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। तो काठमांडू यानी नेपाल ने यह बोला है कि रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखास इन इंडिया अंडर अग्निपथ स्कीम ये काफी क्वेश्चनेबल है।
ठीक है, आप सबके लिए कर लो लेकिन गोरखास के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि 75 साल हो गए हैं इस अग्रीमेंट को और आप एकदम से बदल नहीं सकते हो। उसका रीजन, द प्रैक्टिस ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ द टू कंट्रीज बीइंग ऑनररी जनरल ऑफ द अदर साइड ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस इज एज ओल्ड एज गोरखा रिक्रूटमेंट इन द इंडियन आर्मी। मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, मेन चीज यही बात की गई है कि आप गोरखास को The 1947 agreement does not recognize India's new recruitment policy, Agniveer policy. Under Agnipath scheme, the Nepal will require to assess the impact of new arrangements. ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो गोरखास हैं, why they should suffer because of your scheme. ठीक है, क्योंकि ये तो ट्रेन ही आर्मी के लिए होते हैं, ये 4 साल बाद क्या करेंगे? तो यही एक सवाल है बेसिकली। गोरखास फ्रॉम नेपाल बिगेन इन ब्रिटिश आर्मी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सागौली। 1816 में एक ट्रीटी ऑफ सागौली हुई थी जिससे नेपाल से गोरखास आर्मी में इंक्लूड किए गए थे। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी became a tripartite arrangement in November 1947 after India became independent कि ठीक है, जो उस आर्मी में आ रहे थे वो अब हमारी आर्मी आएंगे। गोरखास इन नेपाल वर गिवन अ चॉइस टू सर्व इन द इंडियन आर्मी और गो टू यूके। दे चोज इंडियन आर्मी, तो अब इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी है कि हम गोरखास को चूज करें एज फुल टाइम वर्कर्स। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। इसके बाद हाँ, एक मजेदार चीज है कि यूके में इंडिया, पहले चाइना था, अब इंडिया सबसे ज्यादा स्टडी वीजा लेके इंडिया से लोग जा रहे हैं। जो भी टोटल लोग यूके जा रहे हैं ना पढ़ने के लिए, उनमें से 48% लोग इंडिया और चाइना से हैं, ठीक है। जितने भी लोग जा रहे हैं यूके घूमने के लिए, 28% लोग उनमें से इंडिया के लिए हैं। तो इंडिया यूके के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप है। प्लस इसी के साथ साथ इंडिया से इनकम भी आती है, क्योंकि हमारे यहां से ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, टूरिस्ट ट्रैवल्स बहुत होते हैं यूके के लिए, तो यूके ये चीज खराब नहीं कर सकती है। इंडिया अब इंडियन स्टडी वीजा सबसे ज्यादा है, जितने लोग पढ़ने जा रहे हैं ना यूके में, उसमें सबसे ज्यादा इंडियंस है, ये समझ लो, ठीक है। अगर बात की जाए स्टडी वीजा की तो वो भी इंडिया के ज्यादा है, अगर बात की जाए वर्क वीजा की तो वो भी इंडिया के ज्यादा है, ठीक है। अगर बात की जाए स्टडी वीजा की तो चाइना के सबसे ज्यादा लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन चाइना के लोग नौकरी करने नहीं जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? हमारे यहाँ तो वर्क वीजा भी है, हम लोग भी जा रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन ये चाइना यहां से पढ़ के आके अपने देश में नौकरी करता है, ये फर्क है, ठीक है। क्या हुआ था, एक 3 जज की बेंच है जिसको चेयर किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। इन्होंने बोला है कि हमने 29 लोगों के मोबाइल फोन लिए थे, ठीक है, जिन्होंने ये कंप्लेंट की थी कि इजरायली स्पाईवेयर, इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पेगासस। तो पेगासस नजर रख रहा है पॉलिटिशियन पे, ऐसा इन 29 लोगों ने बोला था। तो इन 29 लोगों के मोबाइल फोन लिए गए थे, उनमें से 5 के मोबाइल फोनों से कुछ मालवेयर मिला है, मतलब कुछ मिला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पेगासस है, ठीक है, वो पेगासस है ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो इनका क्लेम था ना, इनको डर लग रहा था कि पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो इन पे नजर रखे हुए है, ये बिल्कुल गलत है। इन लोगों ने पिटीशन फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने चेकिंग करी और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये चीज गलत है, क्योंकि 5 लोगों में सिर्फ दिक्कत मिली है और दैट टू पेगासस नहीं है, कोई और दिक्कत है। चलो, आई थिंक कि यहां पर चीजें वो खत्म हो जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर एंड आपको समझ में आया होगा करंट अफेयर्स रटने से ज्यादा ना करंट अफेयर्स समझना जरूरी है, क्योंकि वो आपको ज्यादा लंबे समय तक रटने में हेल्प करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपके आंसर्स बढ़िया करता है, ठीक है, और आपको एक प्रिपरेशन की फीलिंग देता है, रादर देन किताब लेके रटने से चीजों को समझो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। और इसी के साथ साथ बाकी लेक्चर्स भी आप कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा काम होता है, आपको जो भी चीजें हैं ना वो शॉर्ट में मिल जाती हैं, शॉर्ट में क्राउजल के थ्रू मिल जाती है कि आप उसको स्वाइप करिए और रिवाइज कर लीजिए, पूरा विजयनगर एम्पायर, पूरा मुगल्स, पूरा दिल्ली सल्तनत, इस टाइप से। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।